ज्योग्राफी की पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आज हम धरती के ऊपर की संरचना के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योग्राफी के, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायुदाब कटिबंध क्या होते हैं। धरती के अंदर की संरचना तो हमने अच्छी तरह देख लिया था। अब इसमें धरती के ऊपर में वायुदाब कटिबंध क्या होते हैं, वायुमंडलीय संरचना क्या होती है, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले वायुदाब कटिबंध जो होता है उसके बारे में देखते हैं। तो वायुदाब कटिबंध धरती जो होती है, धरती पर हम जानते हैं ध्रुवों पर लगातार ठंडा पड़ता है। उच्च अक्षांशों पर हमेशा ठंडी पड़ती है और निम्न अक्षांशों पर हमेशा गर्मी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर या विषुवतीय रेखा पर हमेशा गर्मी पड़ती है और ध्रुवों पर हमेशा ठंडी पड़ती है। लेकिन ये जो टेम्परेचर है, ध्रुवों की गर्मी अगर लगातार बढ़ती रहे और वहाँ पर ठंडी हमेशा बढ़ती रहे तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दोनों जगहें रहने लायक नहीं रह जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक एवरेज टेम्परेचर दोनों जगहों का बना रहता है। एक एवरेज टेम्परेचर से अधिक होने पर ये शिफ्टिंग जो हमारी धरती का स्ट्रक्चर है, हमारी धरती के ऊपर की संरचना है, ये इसको शिफ्ट करती रहती है। विशेषकर महासागरीय जल और पवनें, महासागरीय जल और पवनें इस ऊष्मा को लगातार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ शिफ्ट करती रहती हैं और ये शिफ्टिंग 40 से 60 अक्षांशों के मध्य जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, ये 40 से 60 अक्षांशों के मध्य होता है दोनों तरफ। इसीलिए यहाँ पर मौसम बहुत अस्थिर होता है। यहाँ पर 40 डिग्री पर जो पछुआ पवने हैं वहाँ पर चीखता गरजते 40, चीखता 60, इस तरह के उनके नाम दिए गए, क्योंकि ये बहुत ही अस्थिर पवने हैं। और ये मात्र इस कारण होता है कि ये ऊर्जा ट्रांसफ़र या ऊर्जा का स्थानांतरण इन्हीं अक्षांशों के मध्य होता है और लगातार जो है एक इक्विलिब्रियम की स्थिति, साम्य की स्थिति पूरी पृथ्वी पर बनी रहती है। तो देखते हैं सबसे पहले कटिबंध क्या होते हैं, वायुदाब कटिबंध क्या होते हैं। पहले धरती एक पृथ्वी का संरचना बनाते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और इसको दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? ये है विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। विषुवत रेखा कई डिग्री अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश है। इससे 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 10 डिग्री, ये होती है विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध। निम्न वायुदाब कटिबंध। इसके बाद हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री अक्षांश पर हमारी मकर रेखा है, कर्क रेखा है ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, और निचले गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 पे। हम जानते हैं कि एक चीज़ और बता दें, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध हम इसमें कैसे बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध। पृथ्वी को अगर ऐसे भाग बांट दिया तो जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये ऊपरी भाग, इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से अगर एक दूसरा हम बनाएं, यहाँ पर 0 डिग्री जो देशांतर होती है, 0 डिग्री देशांतर जो लगभग ग्रीनविच से होकर निकलती है, ग्रीनविच से होकर निकलने वाली जो काल्पनिक देशांतर रेखा है, और गिनी की खाड़ी अफ्रीका को मान सकते हैं। अगर ये अफ्रीका हो, ये इस तरह से अफ्रीका हो, अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ से होकर के ये गुजरती है। तो ये जो है इसके पश्चिम में, इधर पश्चिमी गोलार्ध है, क्या है? पश्चिमी गोलार्ध है, और ये पूर्वी गोलार्ध, क्या है? पूर्वी गोलार्ध। स्पष्ट हो गया होगा अब कि पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ये दाहिनी तरफ वाला, दाहिनी तरफ का हिस्सा कौन सा है? ये पूर्वी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध है।
गोलार्ध की स्थिति क्लियर हो गई। इसी समय हम अक्षांश और देशांतर भी देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझने में आसानी आएगी। जैसे मान लिया ये हमारी पृथ्वी है, इसको 0 डिग्री, इसको 2 भागों में बराबर बांटने वाली जो रेखा है ये है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। इस तरह से ढेर सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ये ऐसे जो पृथ्वी के चारों ओर से खींची गई हैं, पृथ्वी के चारों ओर से ऐसे खींची गई, 90 डिग्री पर एक बिंदु के रूप में है 90 डिग्री। अब ये 0 डिग्री है। ये जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ हैं, ये ऐसे ही 90 90, ऊपर 90 नीचे 90, 0 से 90 तक 90 डिग्री पे एक बिंदु के रूप में हो जाता है, नीचे 90 डिग्री, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ये जो यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा, ये केंद्र से जो इसकी कोणीय दूरी होती है, मान लो 40 डिग्री है या 23.5 डिग्री है, तो ये इसकी कोणीय दूरी है जो बनेगी, जो कोणीय दूरी बनेगी इस तरह से। मान लें एक हम रेखा बनाते हैं ये, तो मान लें यहाँ की रेखा है ये, तो यहाँ से जिसकी जो कोणीय दूरी है ये 40 डिग्री मान लिया है, तो ये 40 डिग्री अक्षांश मानी जाएगी। इसी तरह से जितने भी है 90 डिग्री ये यहाँ पर बनता है, 90 डिग्री अक्षांश यहाँ, अक्षांश रेखा यहाँ, तो यहाँ से इसकी कोणीय दूरी 90 डिग्री, ये देखिए बन गई, तो ये 90 डिग्री अक्षांश है। इसी तरह से देशांतर जो रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाओं को देखते हैं तो जैसे अभी हमने बताया कि ये जो वर्टिकल लाइंस है ये अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन इसी तरह से क्षैतिज रेखाएं जो ग्रीनविच हम 0 डिग्री माने हैं, अभी बताया हमने 0 डिग्री है, इसके इधर 180 रेखाएं खींची गई हैं जो पूरे पृथ्वी को एक ग्रेट सर्किल में बांटती हैं, पूरे पृथ्वी को। और इधर भी इस तरह से जो रेखाएं खींची गई हैं, मतलब ये ध्रुवों से होती हुई खींची गई हैं। ये जो रेखाएं खींची 180, 0 डिग्री से 180 इधर और इस 0 डिग्री से 180 इधर, ये जो रेखाएं जो लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं हैं ये हैं देशांतर रेखाएं। इन पर चूंकि सूर्य एक समय एक साथ ही चमकता है, तो हर डिग्री पर समय कटिबंध समय समान होता है। और चूंकि 180 डिग्री है, 180 इधर 180 यानी 360 डिग्री, 360 रेखाएं हैं। और ये पृथ्वी जो है हमारी, जानते हैं कि एक घूर्णन, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। कितना समय लेती है एक अपने धुरी पर घूमने में? 24 घंटे लगभग लेती है। और 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लेती है, यानी ये 360 डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। अब 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेता है? 24 घंटे, या 24 में 60 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना? ये मिनट में आ गया। यानी 360 डिग्री का चक्कर लगाने में उसे 24 गुणे 60 मिनट का समय लगता है। इसलिए 1 डिग्री देशांतर घूमने में या 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? इसी में भाग कर दीजिए, अगर 24 गुणे 60 बटे 360 से भाग कर दीजिए अगर, तो ये 6 4 यानी 4 मिनट। 4 आया, 6 कट गया, 6 आया, यहाँ पे 0 कट गया, 6 आया, 6 4 24, तो ये 4 मिनट आया। अब देखिए, एक अक्षांश से एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी 4 मिनट की होती है, यानी 4 मिनट का अंतर आता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाने पे। इस तरह हम निकाल सकते हैं, पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ता है। हम जानते हैं ग्रीनविच से हमारा देश भारत पूरब की तरफ है, इसलिए ग्रीनविच से हमारे समय 5.5 घंटा आगे है। इसी तरह से अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे, 0 डिग्री से पीछे की तरफ जाएंगे, तो टाइम माइनस करना पड़ेगा, वो माइनस होता है। और जो 180 अंश रेखा है वो एक ही लाइन है, 180 डिग्री इधर से जाकर के उधर जाकर के दोनों मिल जाती हैं। तो 180 डिग्री जो होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, उस पर उसके पूरब और पश्चिम अगर देखा जाए तो पूरब और पश्चिम में 1 दिन का पूरा फर्क आता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो 4 डिग्री देशांतर में 4 डिग्री का अंतर होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पे
4 अंश का अंतर आता है। और अक्षांश रेखाएं जो खींची गई हैं ये बराबर होती हैं, मतलब अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं हम देखें हैं ध्रुवों पर, ये ध्रुवों से ऐसे ऐसे खींची गई हैं, ऐसे ऐसे ध्रुवों पर जाके मिलती हैं, तो इसलिए इनकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। ध्रुवों पर ये भूमध्य रेखा सबसे ज़्यादा इनके बीच की दूरी होती है और ध्रुवों की तरफ कम होती जाती है। लेकिन देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो उनके बीच की समान दूरी पर वो खींची गई रेखाएं, तो 111 किलोमीटर होता है इनका, 111 किलोमीटर। दो देशांतर के बीच में जो अंतर होता है 111 किलोमीटर होता है। अब हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है। हम पूरे देश पूरे विश्व की जो समय कटिबंध लिया जाता है वो ग्रीनविच से लिया जाता है, ग्रीनविच को 0 डिग्री मान करके वो लिया जाता है। 24 घंटे का जो टाइम शेड्यूल है वो ग्रीनविच से ही निर्धारित होता है। वो ब्रिटेन में एक स्थान है ग्रीनविच, वहाँ से जो वो रेखा चूँकि गुजरती है इसलिए वहीं से वो निर्धारित होता है। अब आते हैं यहाँ पर, अब आप लोग समझ गए देशांतर रेखा 0 डिग्री उत्तरी, 0 डिग्री से 0 डिग्री को विषुवतीय रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर 10 डिग्री और नीचे 10 डिग्री, दक्षिण में 10 डिग्री और ऊपर 10 डिग्री को ले करके एक कटिबंध बनाया गया है। ये है विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध या विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध है। फिर उसके बाद हम यहाँ आते हैं 23.5 से 35 डिग्री के बीच में, क्या है 23.5 से 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में ये। और फिर यहाँ भी उत्तर में भी यही, दक्षिण में भी यही है 23.5 से 35 डिग्री। अब 23.5 डिग्री यहाँ जानते हैं कर्क रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में 35 डिग्री तक, इसके दक्षिण में 35 डिग्री तक ये विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध है। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध कहते हैं इसको, उपोष्ण, अभी बताते हैं क्यों इसे कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। इसके बाद इसके ऊपर में अगर हम जाएंगे तो ये 45 से 66.5 के बीच में, 45 डिग्री से 66.5 के बीच में ये उपध्रुवीय, ये उपोष्ण उच्च है, यहाँ भी उपोष्ण उच्च है, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। अभी इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कैसे ये उच्च वायुदाब कटिबंध होता है, कैसे निम्न वायुदाब कटिबंध होता है। यहाँ पर ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। ऐसे यहाँ भी होता है, इसको अगर ऐसे मान लिया जाए तो ये है 45 से 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये क्या है, यही उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। उसके बाद ध्रुवीय उच्च है यहाँ पर 90 डिग्री पर, ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध। यहाँ भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध। अब ये समझ में आ गया होगा, एक तो ये है विषुवतीय निम्न, उपोष्ण उच्च, ये उपध्रुवीय निम्न और ये ध्रुवीय उच्च। अब हम जानते हैं विषुवत रेखा पर हमेशा गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा पूरे साल भर गर्मी पड़ती है, सूर्य सीधा चमकता है यहाँ पर विषुवतीय निम्न वायुदाब या विषुवत रेखा पर। तो होता ये है कि यहाँ का टेम्परेचर जब गर्म होता तो हवाएं भी गर्म होती हैं, हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, या यहाँ के संपर्क में आने वाली सारी हवाएं आकर के गर्म हो जाती हैं और ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर उठने का ये है कि नीचे निम्न वायुदाब हमेशा बना रहता है और जो हवा आती है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पर हमेशा ऊर्ध्वाधर पवनें चलती हैं। कैसी पवनें चलती हैं? ऊर्ध्वाधर पवनें चलती हैं।
और इस वजह से यहाँ निम्न वायुदाब हमेशा बना रहता है। लेकिन ये जब ऊंचाई पर हवा पहुँचती है तो क्या होता है कि ये ऊंचाई पर जाने के बाद, ऊंचाई हम जानते हैं कि ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर कम होता जाता है, 165 मीटर पे 1 डिग्री कम होता है। एक ऊंचाई पर जाने के बाद काफ़ी टेम्परेचर कम हो जाता है और पृथ्वी के घूर्णन और जो हवा की गति होती है उसके कारण ये हवाएं शिफ्ट होने लगती हैं ये उत्तर और दक्षिण की तरफ। यहाँ चूंकि निम्न वायुदाब कटिबंध होता है, नीचे नहीं बैठती, नीचे से हवा ऊपर जाती रहती है, तो ये उसको पुश करती है और हवा आगे बढ़ जाती है उत्तर और दक्षिण की तरफ, यानी ऊपर उत्तर और दक्षिण की तरफ। और जब हवा यहाँ आती है 23.5 डिग्री पर पहुँचती है उत्तर और दक्षिण की तरफ, तो 23.5 डिग्री पर पहुँचने के बाद होता ये है कि चूँकि ये हवा एक तो ठंडी होने लगती है और पृथ्वी के घूर्णन, और कोरियालिस ने एक पता लगाया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये हवाएं, इनकी जो दिशा होती है यहाँ पर उत्तर से दक्षिण से उत्तर होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए, इस तरह हवाएं ऊपर से जो जा रही हवाएं, और यहाँ पर इस तरह होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये हवाएं जो है जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है, ये इनकी दिशा जो है पैरेलल होती जाती है, ये ऐसे ऐसे हो जाती हैं ऊपर जा कर के, ऐसे मतलब विक्षेपण इसका बहुत होता है और अंत में इतना विक्षेपण हो जाता है कि ये एक लाइन की तरह बना लेती हैं और ये हवाएं जो है आगे यहाँ से फिर पुनः आने वाली हवाओं के लिए एक अवरोध का काम करती हैं। ऐसे जो हवाएं एक बना लेती हैं तो इससे अवरोध का काम करती हैं। अवरोध का काम करने के कारण ये हवाएं यहाँ पहुँचते पहुँचते चूँकि ठंडी हुई रहती हैं और ये यहीं पर अवरोध हो जाता है और ये नीचे बैठने लगती हैं यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर जो निम्न वायुदाब कटिबंध है, यहाँ पर जो हवाएं नीचे हैं तो नीचे आने लगती हैं और ठंडी हवाएं होती हैं, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब, यहाँ दोनों कटिबंधों पर उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध का निर्माण होता है। अब यहाँ जब हवाएं नीचे बैठती हैं तो हवा नीचे बैठने के बाद पुनः हम जानते हैं कि हवाएं जब नीचे बैठती हैं तो क्या होता है, इनकी प्रवृत्ति होती है चलने की और ये निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ पुनः चलने लगते हैं। नीचे बैठने के बाद ये निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ पुनः चलने लगती हैं। तो ये यहाँ से इस कटिबंध से नीचे आती हैं तो पुनः ये ऐसे इधर इस तरफ, चूँकि ये कोरियालिस बल की वजह से जो विक्षेपण होता है इसकी वजह से ऐसे इस तरफ आने लगते हैं। सीधे ना करके इनका विक्षेपण हो जाता है थोड़ा सा, और ये ऐसे, यानी उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपण होता है। यहाँ पर दाईं तरफ विक्षेपण होता है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। ठीक, ये ऐसे चलने लगती हैं। ये पुनः जो है विषुवत रेखा की तरफ ये हवाएं चलने लगती हैं जो बैठती हैं। तो इससे इन हवाओं को हम व्यापारिक हवाएं कहते हैं। ये साल भर चलती रहती हैं, सनातन पवने हैं। ये रेगुलर जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब की तरफ से विषुवती निम्न वायुदाब की तरफ रेगुलर चलती हैं। और यहाँ से हवाएं यहाँ भी जाती हैं। यहाँ भी चूँकि निम्न वायुदाब कटिबंध होता है तो यहाँ से हवाएं यहाँ भी जाती हैं। इनका विक्षेपण जो है उत्तर की तरफ, इनका दाहिनी तरफ होता हम जानते हैं। तो अगर ऊपर जाएंगी तो ये दाहिनी तरफ जाएंगी और यहाँ जाएंगी तो ये बाईं तरफ जाएंगी। इन्हें यहाँ बाईं तरफ विक्षेपण होता है। ये चूंकि इनकी दिशा यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से उपोष्ण उच्च वायुदाब से पश्चिम की तरफ हो गई है। ये हम पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो यहाँ से यहाँ पर ये हवाएं जो थीं उपोष्ण उच्च से विषुवतीय की तरफ जो चलती थीं, ये देखिए इसकी दिशा किधर से, पूरब से लेकर के ऐसे है, पूरब से पश्चिम की तरफ है। और यहाँ पर दक्षिण से इधर पूरब की तरफ है, वो पश्चिम की तरफ है। तो ये हवाएं जो है, जो विषुवतीय हवाएं हैं, ये इनका विक्षेपण पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ होता है। ये पश्चिम की तरफ से चलिए पूरब की तरफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो और यहाँ पर ये पश्चिम की तरफ, तो ये पछुआ पौने कही जाती हैं दोनों गोलार्धों में। पछुआ पौने ये जा कर के 40 डिग्री पर जो ध्रुवीय हवाएं हैं उनसे टकराती हैं, चूँकि ये गर्म होती हैं। तो टकराने की वजह से यहाँ पर मौसम बहुत अस्थिर होता है।
और बहुत अस्थिर होने के कारण बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत अस्थिर मौसम होता है। जो हमने बताया अभी 40 डिग्री 60 डिग्री के बीच में अधिकतर जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, ये यहीं पर संपन्न होता है। तो यहाँ पर हवाएं टकराती हैं और बृहद झंझावातों का चक्रवातों का निर्माण करती हैं। यहाँ पर से इन पछुआ हवाओं को दोनों गोलार्धों में चीखता गरजते 40 चीखता 60 डिग्री पर चलने वाले चीखता 60, इस तरह से इनका नाम दिया गया है इनकी प्रवृत्ति के कारण। इसके बाद ध्रुवीय क्षेत्रों से रेगुलर, चूँकि उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है तो ये रेगुलर यहाँ पर पौने चलती रहती हैं, उपध्रुवीय निम्न की तरफ पौने चलती रहती हैं। यहाँ से इनकी भी दिशा वही होती है। और यहाँ से जाने वाली पौने, चूँकि दोनों इधर से ठंडी हवा आती है, इधर से गर्म हवा, एक चक्रवातों का निर्माण करती हैं, झंझावातों का निर्माण करती हैं, इसलिए यहाँ पर हवाएं पुनः ऊपर उठती हैं। तो यहाँ पर जो है एक निम्न वायुदाब कटिबंध का, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध का निर्माण होता है। यहाँ पर हम विषुवत रेखा पर एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर चूँकि क्षैतिज पौने नहीं चलती हैं, इसलिए वहाँ यहाँ शांत रहता है मौसम, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डोलड्रम। क्या कहते हैं, डोलड्रम। और इन पर भी हवा नीचे उतरते हुए, यहाँ चूँकि हवा नीचे उतरती है किस पे, उपोष्ण उच्च पे इन कटिबंधों पे हवा जो है विषुवत रेखा जो ऊपर उठी रहती है वो नीचे उतरती है, इसलिए यहाँ पर भी मौसमी दशाएं अत्यंत क्षीण होती हैं। प्राचीन समय में जब ट्रेड होता था घोड़ों का, घोड़े इन अक्षांशों पर जब गुजरती थी हवा जहाज़ें, पानी की जहाज़ें, तो यहाँ पर घोड़ों से भार बहुत अधिक होता था और नावें चल नहीं पाती थी, तो घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था नावों को हल्का करने के लिए। तो इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश। उम्मीद हमें आप अक्षांश देशांतर वायुदाब कटिबंध को अच्छी तरह समझ गए होंगे। और यहाँ से हमने एक चीज़ बताया कि ये कौन सी पौने हैं, ये व्यापारिक पौने हैं जो इधर यहाँ चलती हैं। इनकी दिशा यहाँ पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। यहाँ पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, यहाँ देख रहे होंगे उत्तर से आ रही हवाएं, उत्तर और इधर पूर्व दिशा है तो पूर्व से आ रही हैं दक्षिण, और यहाँ पर ये हवाएं होती हैं ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ होती हैं, व्यापारिक पवनों की दिशा। और जो पछुआ पवनों की दिशा होती है ये उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ होती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। आप अच्छी तरह से तीर का निशान दे करके अंदाज लगा सकते हैं। तो वायुदाब कटिबंधों की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं वायुमंडलीय, आगे ये तो धरातल के पास की संरचना है जो वायुदाब कटिबंध बनते हैं। और हमारा जो वायुमंडल है करीब 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इस वायुमंडल की संरचना भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसका संगठन कैसे होता है। पृथ्वी की जो वायुमंडल है वो 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। मान लिया ये हमारी पृथ्वी है और ये हम वायुमंडल की संरचना मान लेते हैं। वायुमंडल 1000 किलोमीटर, तो इसको हम इसकी लेयर्स को कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे जो हमारे बादल, गरज, वर्षा, इस तरह से जो विक्षुब्ध होने वाली घटनाएं होती हैं, चक्रवात, ये सब जो घटनाएं होती हैं ये हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। इसका नाम ही क्षोभ मंडल रख दिया गया है। दशाएं अस्थिर होती हैं और ये क्षोभ मंडल है। इसको हम अगर मान लें तो यहाँ जो विषुवत रेखा है वहाँ पर चूँकि मौसम परिवर्तन घटनाएं कम होती हैं, मौसम हमेशा ठंडा रहता है, तो इसलिए वहाँ पर ऊर्ध्वाधर पौने नहीं चलती हैं। अभी हमने बताया वायुदाब कटिबंध में कि ऊर्ध्वाधर पौने कहाँ चलती हैं, विषुवत रेखा पर गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तो यहाँ ऊपर उठते हुए 18 किलोमीटर तक चली जाती हैं। तो ये क्षोभ मंडल का विस्तार जो है विषुवत रेखा पर कितना होता है, 18 किलोमीटर तक विषुवत रेखा पर। और यहाँ पर ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक ये होता है। यहाँ पर सारे वर्षा, क्या क्या हो सकते हैं, वर्षा हो जाता है, गरज, बिजली,
चक्रवात, ये सब घटनाएं यहाँ पर होती हैं। और यहाँ पर जो सामान्य ताप ह्रास की दर होती है, ऊपर जाने पर हम जानते हैं टेम्परेचर कम होता है, 165 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है नीचे। इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है, हमारा समताप मंडल होता है। ये समताप कौन सा मंडल है? समताप मंडल। और हम जानते हैं कि इस मंडल में मौसमी दशाएं शांत रहती हैं, और इसी मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई से 15-16 किलोमीटर की ऊंचाई से आगे मिलनी चाहिए। तो ओजोन लेयर यहाँ पाई जाती है। ओजोन लेयर पाए जाने की वजह से, ओजोन लेयर का क्या काम है? ओजोन लेयर सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है और पृथ्वी की वनस्पतियों को, प्राणियों की उससे रक्षा करती है। और इसी ओजोन लेयर में समताप मंडल की उपस्थिति के कारण, समताप मंडल में ओजोन लेयर की उपस्थिति के कारण, ओजोन लेयर चूँकि अल्ट्रावायलेट रेज को सोखती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो सामान्य ह्रास दर होता है वो बदलता है, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर में वृद्धि होती है। समताप मंडल के बाद ये 50 किलोमीटर तक होता है समताप मंडल, और जो वायुयान चालक हैं वो क्षोभ मंडल के बजाय अपने वायुयान को यहीं पर उड़ाना पसंद करते हैं। कहाँ पर? समताप मंडल में। 50 से 80 किलोमीटर तक की जो लेयर होती है, ये होती है मध्य मंडल। और इसके बाद 80 से 650 किलोमीटर तक बाह्य मंडल होता है। ये यहाँ से ये हमारी रेडियो तरंगे वापस आती हैं। यहाँ से रेडियो तरंगे वापस आती हैं। रेडियो तरंगे वहाँ से टकरा कर वापस आती हैं, उल्कापिंडवाद आकर के यहाँ पर जलते हैं। हवा यहाँ पर आयनित होती है चूँकि ऊंचाई पर होती है, और जो सोलर फ्लेयर्स की वजह से जो, या सौर्य उष्मा की वजह से जो अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस की घटनाएं होती हैं, जो एक प्रकाश दिखाई देता है ध्रुवों के ऊपर, वो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव पर उसे अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं, और यहाँ पर अरोरा बोरियालिस कहते हैं उत्तरी ध्रुव पर। तो ये घटनाएं यहाँ पर ही होती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये मंडल जो है, सारी हमारी जो जीवन का आधार है, सारे मतलब एक तरह से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हमारे जीवन को ये क्षोभ मंडल है। और समताप मंडल में चूँकि अल्ट्रावायलेट रेज पाई जाती हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।